बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स। 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो आपको इसमें बताया जा चुका है पहले भी इस चैप्टर में क्या क्या बताया जा चुका है कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल किसे कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है। अब इसके बाद जो मुझे आज बताना है वो बताना है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम नॉर्मल जो डिमांड 11th क्लास में पढ़ते थे किसी भी एक वस्तु के लिए, एक कमोडिटी के लिए, वैसा डिमांड यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ जो डिमांड पढ़ रहे हैं वो डिमांड पढ़ रहे हैं ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में बनती है उन सब की डिमांड कितनी है उसे कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम क्वांटिटी वाइज काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक वस्तु हो तब तो क्वांटिटी काउंट करोगे। यहाँ सभी वस्तु और सभी सेवाओं की बात की जा रही है, तो जब सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की बात की जा रही है तो इसे हम क्वांटिटी में काउंट नहीं कर सकते। तो कैसे काउंट करेंगे? वैल्यू में काउंट करेंगे, पैसों में काउंट करेंगे, खर्चे में काउंट करेंगे कि कितने रुपए लोग खर्च करना चाहते हैं आने वाले साल में पूरे गुड्स एंड सर्विसेज पे। यानी जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा उस पर कितना खर्च करना चाहते हैं लोग, उसे कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड। खर्च करने की योजना जितना बना रहे हैं यानी इतना खर्च करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड में जो खर्च किया जा चुका है उसकी गिनती नहीं होती। भाई डिमांड का मतलब ये होता है हमें ये मांगेंगे, ये हमें खरीदना है। तो जो आप चीज़ को खरीदना है तो फ्यूचर की बात हो गई, तो ये फ्यूचरिस्टिक है एग्रीगेट डिमांड कि हमें फ्यूचर में इतना खरीदना है, आने वाले साल में हमें इतना खरीदना है, तो वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक साल के लिए काउंट किया जाता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो ये बातें मैंने बताई। उसके बाद बताया कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि एक साइड इनकम होता है और एक साइड एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है उसी प्रकार से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाता है। इससे ये साबित होता है कि एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब धनात्मक संबंध है एग्रीगेट डिमांड और इनकम के साथ। ठीक है, यानी इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी घटेगा। बट मैंने फिर आपको बताया कि जिस दर से इनकम बढ़ता है उस दर से एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ता, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है उसके मुकाबले इनकम के मुकाबले कम बढ़ता है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों जो है बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको डायग्राम बताया तो डायग्राम में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस से एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्टार्ट होना ये बताता है कि जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड होता है। जीरो इनकम पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ खर्चा है, एग्रीगेट खर्चा कुछ ना कुछ जीरो इनकम पे भी है। यदि खर्चा जीरो इनकम पे भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमा कुछ नहीं रहे पर फिर भी खर्च कर रहे हैं, कमा कुछ नहीं रहे पर फिर भी खर्च कर रहे हैं। तो क्या बिना कमाए खर्च किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपको जीवित रहना है तो खर्च करना पड़ेगा। यदि अर्थव्यवस्था में लोग हैं, जिंदा जीवित लोग रहते हैं अर्थव्यवस्था में, तो जाहिर सी बात है आप कमाओ या मत कमाओ पर आपको खाना पड़ेगा, जीवित रहने के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप नहीं कमाते तो भी आपको खर्च करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए। क्या हो सके, तो जितना खर्चा आपको करना पड़ेगा उतने से ही वाई एक्सिस पे वो स्टार्ट होता है। वो मिनिमम एक्सपेंडिचर है जिसको आप रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली उसको ऑटोनमस एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑटोनमस एक्सपेंडिचर, स्वायत्त व्यय। ठीक है, जो अपने आप होगा ही होगा, जिसको आप नहीं रोक सकते, चाहे कमाओ या मत कमाओ। अब आज के पढ़ने वाले हैं हम, तो आज पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। मतलब भाई एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा। तो टोटल खर्चा कितने प्रकार के खर्चे हुए पढ़ना है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट खर्चा मतलब उसके अंदर किस किस प्रकार के खर्चे, तो वो उसके कंपोनेंट्स हैं। लीजिए, अब मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे पास जो अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होगी। ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। 2 सेक्टर
और 3 सेक्टर को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि चौथे सेक्टर वाले को, जिसमें 4 सेक्टर होते हैं, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 2 सेक्टर को बंद अर्थव्यवस्था, 3 सेक्टर को बंद अर्थव्यवस्था और 4 सेक्टर वाले को खुली अर्थव्यवस्था कहा है। ठीक है, अच्छा आप लोग नोटिंग कर रहे हो ना अपनी कॉपी में जो जो बातें लिखवाई जा रही है इकोनॉमिक्स की? मैं कॉपी चेक करूंगा। हाँ जी, तो मैं जो है आपकी कॉपी चेक करूंगा। अब मैं आगे पढ़ाता हूँ। आगे क्या है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, पहला कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। पहला कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर जो खर्चा करेगा उसे कहा जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर जो खर्चा करेगा उसे कहा जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जबकि प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा उसको कहेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो खर्च नहीं करता, वो तो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो खर्च कर रहा है वो असल में इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है वो कंजम्पशन है। तो इस प्रकार से कंज्यूमर जो खर्च करेगा उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाएगा और जो प्रोड्यूसर खर्च करेगा उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 2 प्रकार के लोग, पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो खर्च करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर जो खर्च करेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एडी के कंपोनेंट क्या होते हैं? एडी के कंपोनेंट होता है कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट, यानी खर्चे सिर्फ 2 प्रकार के, पहला कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है कंज्यूमर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा और कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, 2 ही प्रकार के लोग कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, एक प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा आप बात करते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था। ये 2 सेक्टर था, ये 3 सेक्टर, 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल कर लिया जाता है। गवर्नमेंट, हाँ जी। क्या कोई ऐसा देश संभव है जहां पे सरकार ही ना हो? सरकार ही ना हो, संभव ही नहीं है। किसी भी देश में बिना गवर्नमेंट का वो देश काम नहीं कर सकता। किसी भी अर्थव्यवस्था में बिना गवर्नमेंट के वो अर्थव्यवस्था काम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। छोटे से छोटा देश भी हो, छोटा से छोटा राज्य भी हो, तो उसके अंदर भी सरकार होती है। ठीक है, बट मान के चलो कि कोई ऐसा जगह है जहां कुछ आदिवासियों का ग्रुप रह रहा है, जहां कोई सरकार वकार नहीं है, वो मानते ही नहीं किसी सरकार वकार। ठीक है, उन्होंने लीडर होता होगा, मुझे नहीं पता, पर मान के चलो नहीं रहते, तो कुछ लोग जो है वो प्रोड्यूस करते होंगे, कुछ लोग कंज्यूम करते होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। भाई ये तो थ्योरेटिकल है भाई साहब, हाइपोथेटिकल है। ये वाला तो संभव ही नहीं है कि 2 ही प्रकार के, पर आपको 2 ही प्रकार के पढ़ाया जा रहा है। 2 ही प्रकार क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपसे कहा कि भाई गवर्नमेंट वाले को इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ 2 वाला बात पर, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात। पर यदि गवर्नमेंट को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर 3 सेक्टर बन जाएगा, 3 क्षेत्रीय, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सरकार। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार लिख दिया मैंने, गवर्नमेंट तो फिर भी लिखी। तो 3 प्रकार की कैटेगरी में लोगों को बांटा जाएगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सरकार। ठीक है, हिंदी में उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में। अब
सुन लीजिए मेरी बात। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट किस प्रकार के खर्चे करती है? गवर्नमेंट दोनों प्रकार के खर्चे करती है। दोनों प्रकार से क्या अर्थ है? दोनों प्रकार से अर्थ है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। मतलब समझिए कुछ इस प्रकार से, भाई गवर्नमेंट ने आटा चावल दाल ये सब चीजें आपको राशन में मुफ्त दी, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई कमाई वमाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट आपको सस्ता कोई चीज अवेलेबल करवाती है तो ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इससे सरकार को कोई कमाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट आपको पुलिस की सुविधा देती है, हाँ, तो ये गवर्नमेंट की जो है ये भी जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इससे भी सरकार को कोई कमाई नहीं हो रही है। पर आप बोलोगे पुलिस वाले तो चालान कर देते हैं, पुलिस वाले पेनल्टी लगा देते हैं, तो भाई वो तो पेनल्टी है ना, मत करो जुर्म, नहीं लगेगा पेनल्टी। कमाई का जरिया थोड़ी है सरकार का, क्यों लगाया सरकार ने चालान कि कमाई हो ना, लोग कानून का पालन करें इसलिए लगाया। यानी गवर्नमेंट की जो कमाई है वो इन्वेस्टमेंट से है, जैसे गवर्नमेंट फैक्ट्री है, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे सरकार की कंपनियां हैं जो जिसमें सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब उस इन्वेस्टमेंट से सरकार को होती है कमाई। तो इसका मतलब ये कि सरकार दोनों प्रकार के खर्चे करती है, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट दोनों प्रकार के खर्चे करती है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका? कंज्यूमर का। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका? प्रोड्यूसर का। फिर गवर्नमेंट का दोनों, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है, दोनों एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। तो एक एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से खर्चे जोड़े जाएंगे? दो सेक्टर हो तो दो ही खर्चे जोड़े जाएंगे, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर का, ठीक है। हिंदी में लिख दूं क्या? इतनी तो समझ में आ जाएगी, इतने पढ़े लिखे होशियार लड़के हो तो। कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन को कहते हैं उपभोग, एक्सपेंडिचर को व्यय, उपभोक्ता का उपभोग व्यय और उत्पादक का निवेश व्यय। क्या हुआ? क्या चाहिए? कौन चाहिए? ले ले। सुनिए, तो एडी जो है तीन सेक्टर में तीन प्रकार से होगा। पहला होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और तीसरा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, वही उपभोक्ता उपभोग व्यय, उत्पादक निवेश व्यय और सरकारी निवेश व्यय और सरकारी उपभोग व्यय, दोनों प्रकार के। अच्छा, उसके बाद बात आती है, इन दोनों को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। किसको? दो सेक्टर वाले को और तीन सेक्टर वाले को, इनको कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं भाई? तो क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को जिसमें देश के बाहर से कुछ हस्तक्षेप नहीं है या देश के बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था के बाहर से कोई लेना देना नहीं है तो उसे कहा जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी। जो ऐसी इकोनॉमी जो देश के अंदर ही उत्पादित करती है
देश के अंदर ही कंजम्पशन करता है, ना तो देश से बाहर एक्सपोर्ट करता है, ना ही देश से बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद कहे, बंद, ये अपने आप में बंद है, ये ना तो बाहर जाते हैं ना बाहर से आते। ठीक है, तो उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो है फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट खर्चा, उसके साथ चौथी चीज जुड़ जाएगी इन्वेस्टमेंट, सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का खर्चा। सुनिए, तो एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा किसका? कंज्यूमर का, कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का दोनों खर्चा, इन्वेस्टमेंट भी और कंजम्पशन भी, दोनों खर्चा। ठीक है, इसके बाद भाई साहब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के बाद विदेशों से लेन देन भी यदि जोड़ दिया जाए तो वो चार सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो विदेशों से लेन देन कैसे होता है? या तो आप एक्सपोर्ट करोगे विदेश को, और या फिर इंपोर्ट करोगे विदेश से। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसे कहते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। तो या तो ऐसे लिख दो x माइनस एम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो नेट एक्सपोर्ट के रूप में। तो नेट एक्सपोर्ट x माइनस एम होता है। ठीक है, तो ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जब विदेशों से भी लेन देन हो, विदेशों से इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, तो उसे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रखा जाएगा। फोर सेक्टर इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो खुल गई है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब विदेशों से भी इसका लेन देन है, उसे कहा जाएगा खुली अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपको कंपोनेंट जो है वो पढ़ा दिए। एंड आगे का जो हिस्सा हमारे पास है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम कहते क्या है हिंदी में? तो एग्रीगेट सप्लाई को हम कहते हैं समग्र पूर्ति। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड था, अभी एग्रीगेट सप्लाई है। कोई संबंध है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में? बिल्कुल वैसा ही संबंध है, जैसे बातें मैंने बताई एग्रीगेट डिमांड के लिए, वैसा ही एग्रीगेट सप्लाई भी है। याद करो 11th क्लास वाली सप्लाई। तो 11th क्लास वाली सप्लाई क्या कहती थी? 11th क्लास वाली सप्लाई कहती थी किसी एक वस्तु के उत्पादन की बात करती थी, किसी भी एक वस्तु। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एक वस्तु या एक सेवा के लिए नहीं है। इट इज फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। सभी वस्तुओं और सेवाओं की बात की जा रही है यहाँ। ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली वन गुड और सर्विस। सिर्फ एक वस्तु या एक सर्विस की बात नहीं की जा रही है, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की बात की जाए। तो एग्रीगेट सप्लाई एक लेखा वर्ष में, ध्यान देना कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। वन अकाउंटिंग ईयर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और डिजायर्ड प्रोडक्शन, डिजायर्ड प्रोडक्शन। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, यही एग्रीगेट सप्लाई। एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जितना डिजायर्ड यानी इच्छित उत्पादन जितना है उसी को कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। यानी प्रोड्यूसर एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं उसे कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई।
तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द डिजायर्ड प्रोडक्शन दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर, कि वो डिजायर्ड प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर एक अकाउंटिंग ईयर में उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं उसे कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है एएस इज एग्रीगेट प्रोडक्शन विच इज प्लान्ड बाय प्रोड्यूसर, एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी जोड़ लेना यहाँ पे, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्लान्ड बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है एक अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितना वो उत्पादन करने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में उत्पादकों द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं के नियोजित उत्पादन से है, यानी एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जितना प्रोडक्शन करने की इच्छा रखते हैं उसको कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब याद करो इनकम, नेशनल इनकम पढ़ाया था वो वाला चैप्टर। तो प्रोडक्शन जो है क्या कहते थे? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या था? प्रोडक्ट का मतलब था वैल्यू एडिशन, जितना मूल्य वृद्धि है, और मूल्य वृद्धि को ही क्या कहते हैं? इनकम। और इनकम को कैसे डिनोट किया जाता है? वाई से। इसका मतलब कि ये सारी चीजें एक ही है। हाँ, प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडिशन मतलब इनकम, और इनकम का मतलब वाई। ठीक है, इस बात को तुम भूल मत जाना। अभी मैं एग्जांपल दूंगा एक छोटा सा, आप मेरे साथ साथ बताएंगे। तो प्रोडक्शन का मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब इनकम मतलब वाई, सेम चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएस जो है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्शन की बात करता है। प्लांट प्रोडक्शन का मतलब कि इतना उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं, इतना उत्पादन करने का नियोजन बनाते हैं, यानी ये प्लानिंग की गई कि कितना प्रोडक्शन करना है, तो उसे कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स ओनली टू प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन, जितना इच्छित। इट डज नॉट मीन, इसका अर्थ नहीं है एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस। इसका अर्थ जितना आप उत्पादन कर चुके हो वो नहीं है। इसका अर्थ है जितना आप उत्पादन करना चाहते हो। जितना कर चुके हो भूल जाओ, जितना उत्पादन करना चाहते हो बात उसकी की जा रही है यहां पे। ठीक है। हिंदी में समग्र पूर्ति का संबंध नियोजित उत्पादन या इच्छित उत्पादन से है। देखो, नियोजित प्लान्ड, इच्छित डिजायर्ड, दोनों एक ही चीज है वैसे से है। इसका अर्थ वास्तविक उत्पादन से नहीं है। जितना उत्पादन किया जा चुका है उससे मतलब नहीं है, वो तो वास्तविक हो गया। जितना उत्पादन किया जाना है उससे ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। चलिए, इतना काफी है आज के लिए। हाँ जी, तो अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस वीडियो में, उम्मीद है वो सारी चीज़ें समझ में आई कि बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, कोई खतरनाक जैसा कुछ था नहीं इसके अंदर जो आपको समझ में ना आया हो। मैंने क्या क्या पढ़ाया? एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया। 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 प्रकार के एग्रीगेट खर्चे होते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 प्रकार का एग्रीगेट खर्चा होता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में 4 प्रकार के एग्रीगेट खर्चे होते हैं। ठीक है, और यही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है। उसके बाद मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है एक लेखा वर्ष में जितने भी उत्पादक है वो जितना सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहते हैं उसी को कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। तो इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है। हाँ, चीज़ें थोड़ी डिटेल में समझाई है, तो उम्मीद होगी ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को देखिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।